वाटर को मेंटेन करना, और जो पॉलीपेप्टाइड है यानी जो पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं उनको मेंटेन करना, डाइजेशन में हेल्प करना। मेन जो रोल रहता है वो अल्फा सेल और बीटा सेल का ही रहता है। ठीक है, ये हमारा जो पैनक्रियाज है कौन सी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है ना। एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड। ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ये दोनों तरह से काम करता है, एंडोक्राइन भी काम करता है और एक्सोक्राइन भी काम करता है। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटिस। ठीक है ना। आज कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए पूरा ना, इसके क्लिनिकल फीचर, साइन, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन। अब एक लाइन लिखो, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल blood glucose level measured by glucometer, measured by glucometer and lab। यानी कि इसको हम जो मेजर करेंगे वो ग्लूकोमीटर से करेंगे और एक लैब में। ठीक है ना। देखा ग्लूकोमीटर तो सभी ने देख रखा होगा ना? नहीं। जी सर। नहीं देखा ग्लूकोमीटर? जी देखे सर। अच्छा, आज गूगल पे ओम जाना, गूगल पे जाना और ग्लूकोमीटर देखना, ठीक है ना। तो फिर यूट्यूब से देख लेना ग्लूकोमीटर कैसे काम करता है, ठीक है ना, कैसे उसको चेक करते हैं ना, और फिर लैब में। ठीक है ना। आप इसमें लिखो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 60 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 60 to 100 यानी कि 60 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये हमारा क्या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अब दो टर्म होती है, एक हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है ना। अब हमको नॉर्मल रेंज का पता चल गया है 60 to 100। ठीक है ना। आप नोट करो, नोट करके लिखना, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके सामने एरो लगाएंगे, लिखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 60 से डाउन गया है, 60 से बिलो है, तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। अब एक स्केच डालेंगे, स्केच फॉर डायग्नोस ऑफ, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2
for diagnosis of mellitus type 2. इसमें हम 3 पॉइंट बनाएंगे। पहला है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अभी दिख रहा है सभी को? जी ओम दिख रहा है ना? जी। इसमें 3 डालेंगे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर सेकंड डालेंगे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी खाना खाने के बाद। फिर थर्ड डालेंगे रैंडम ब्लड शुगर, जो कभी भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें क्या कंपलसरी? पेशेंट मस्ट बी एम्प्टी, यानी कि पेशेंट क्या खाली पेट होना चाहिए। यानी जो स्टमक है, स्टमक फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स एम्प्टी, यानी कि जो स्टमक है वो 6 से 8 घंटे में उसके अंदर कुछ गया ना हो, खाना कोई ना खाया हो। फास्टिंग ब्लड शुगर, फिर नॉर्मल। फास्टिंग ब्लड शुगर जो नॉर्मल होगी वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर 70 to 110 नॉर्मल रेंज है और 110 से अगर अबव जा रही है, 110 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जा रही है, तो क्या है? प्री डायबिटिक पेशेंट है, प्री डायबिटिक पेशेंट। और अगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी अबव जा रही है तो क्या है? वो डायबिटिक पेशेंट है। फिर इसमें लिखो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। सर एक और बार रिपीट कीजिए। एक बार रिपीट कीजिए सर। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये वाली लाइन ना जो दिख रही है ना, ये आपका कैमरा हिल रहा है तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है साफ? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, मुझे कैसे स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रही है? नेटवर्क की वजह से साफ नहीं दिखती सर जी। अच्छा, चलो फिर लिखो आप पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
यानी कि खाना खाने के बाद अगर 140 से कम है हर ब्लड ग्लूकोज लेवल तो क्या है, नॉर्मल है। आपका फोन अगर ना हिले शायद दिखेगा। अब देखना, हाँ अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये लिख लिया आपने, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर खाना खाने के बाद 140 से कम आ रहा है तो नॉर्मल है, पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, पेशेंट डायबिटीज। और अगर खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 200 के बीच है तो क्या है, प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक यानी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट रेंज में है वो अपने ना, फर्स्ट साइकिल है वो उसकी। जैसे शक के दायरे में कोई चीज आ जाती है ना, तो ऐसे शक के दायरे में आ गया है। अगर खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 200 के बीच में आ रहा है, 140 के अगर नीचे है खाना खाने के बाद तो शुगर लेवल डाउन है, अगर बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल वो उसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर है। नहीं, अगर ब्लड को खाना खाने के बाद, हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया तो 140 से कम आ रहा है, 130 आ रहा है, 135 आ रहा है, 120 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो नॉर्मल है, यानी कि ठीक है। यानी कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 200 के बीच में आ रहा है तो प्री डायबिटिक पेशेंट है वो। और अगर खाना खाने के बाद मोर देन 200 आ रहा है, यानी कि 200 से ज्यादा आ रहा है ब्लड ग्लूकोज का लेवल, वो पेशेंट क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। उसका कंफर्मेशन है, अगर खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा आ रहा है तो पेशेंट क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। फिर इसमें लिखिए समरी ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग जो होगी हमारी लेस देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पेशेंट डायबिटिक नहीं होगा। और अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 125 आ रही है तो पेशेंट डायबिटिक है। फिर खाना खाने के बाद अगर लेस देन 200 आ रही है तो प्री डायबिटिक है। और अगर लेस देन 140 आ रही है, सर एक मिनट दोबारा रिपीट करेंगे सर, रिपीट दोबारा करेंगे सर एक मिनट। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 125 है तो नॉर्मल है, और मोर देन 125 है तो डायबिटिक है। खाना खाने के बाद लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्री डायबिटिक है, और मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो डायबिटिक है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 ब्रैकेट में लिखे हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब इसमें रिस्क फैक्टर सबसे पहले लिखते हैं फैमिलियर, यानी कि अगर किसी की फैमिली में किसी को डायबिटिक है, पापा को, बाबा को, मम्मी को, तो क्या है, बच्चों में भी होने के चांसेस है। फैमिलियल, जेनेटिक फैक्टर, डायबिटिक जीन्स। ठीक है। पेरेंट्स डायबिटीज, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स में डायबिटीज है, किसी के पेरेंट्स को, तो चिल्ड्रंस में भी हो सकती है। मोर चांस, यानी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, मोर चांस ऑफ डेवलपमेंट डायबिटीज मेलाइटस बट नॉट नेसेसरी। अगर किसी के बच्चे अपनी डाइटिंग सही से करते हैं, खाना पीना सही करते हैं, तो कंपलसरी भी नहीं है कि होगा ही होगा, बस चांसेस रहते हैं। फिर इसमें लिखो एनवायरमेंटल फैक्टर। फिर नेक्स्ट वेट गेन होना,
वेट का बहुत ज्यादा होना। फिर सेकेंडरी लाइफ स्टाइल। फिर इसमें लिखेंगे, अब हमने देख लिया है कि फैमिलियल, यानी कि अगर किसी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो उनके बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं, बट अगर वे अपनी लाइफ स्टाइल सही रखेंगे तो जरूरी नहीं कि उनके बच्चों को भी हो। ठीक है ना। अपना खाना पीना सही रखेंगे, वेट गेन नहीं करेंगे, ओबेसिटी से बचेंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी लाइफ स्टाइल से बचेंगे, तो नहीं होगी उनके बच्चों को। ठीक है ना। फिर अब इसके बाद पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। ओल्डर एज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज mellitus, हिस्ट्री ऑफ gestational डायबिटीज। फिर रिकल एथनिसिटी। ठीक है, ये हमारे क्या है, रिस्क फैक्टर। अब हम इसमें देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स। चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इवेल्युएट एंड एग्जामिन पेशेंट। ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी। साफ दिखाने लगा। mellitus टाइप 2 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus। तो सबसे पहले हमने रिस्क फैक्टर पढ़ा है इसमें फैमिलियल, कि अगर किसी की फैमिली में किसी के मम्मी पापा नाना नानी को डायबिटीज है तो उनके बच्चों में भी चांसेस रहते हैं कि डायबिटीज होने के, यानी कि ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है। और अगर खाने पीने का, ठीक है ना, लाइफ स्टाइल सही जीने का और आयुर्वेद को अपनाया है तो जरूरी नहीं कि उनको हो। और अपना खाने पीने ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, तो नहीं होगी उनको जिनके मम्मी पापा को, बट हाँ चांसेस रहते हैं होने के। फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसा एनवायरमेंट है। ठीक है ना। फिर सेकेंडरी लाइफ स्टाइल, कि 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 11 बजे सो के उठ रहे हैं, नाश्ते के टाइम पे खाना हो रहा है, खाने के टाइम पे नाश्ता हो रहा है। ठीक है ना। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेटे रहना है, पड़े रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं। ठीक है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल जम रहा है बॉडी में, फैमिली हिस्ट्री है किसी की। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, नहीं साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है ना। जो हमारा यूरिन है, यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर सेकंड है पोलीयूरिया, पोलीयूरिया POLYURIA, पोलीयूरिया। मूत्र का ज्यादा आना, यानी कि यूरिन का बार बार आना, यूरिन का बार बार आना। पोलीडिप्सिया,
पोलीडिप्सिया, POLYPEPSIA, पोलीडिप्सिया यानी प्यास का ज्यादा लगना, प्यास बहुत ज्यादा लगने लगी पेशेंट को। पोलीफेजिया, POLYPHAGIA, पोलीफेजिया, भूख का ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगने लगेगी क्योंकि ग्लूकोज का एक एनर्जी क्या है, और जब एनर्जी रहेगी नहीं तो क्या होगा, भूख ज्यादा लगेगी, बॉडी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, फिर खाना खाएंगे, फिर ग्लूकोज बनेगा, फिर एनर्जी आएगी बॉडी में, फिर ग्लूकोज निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हमने पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ठीक है ना। यूरिन में ग्लूकोज का आना, प्यास का ज्यादा लगना, भूख का ज्यादा लगना। फिर इसमें लिखो नोक्टूरिया, NOCTURIA, रात में बार बार यूरिन का आना, रात में क्या है, बार बार यूरिन जाएगा पेशेंट। और एक टर्म और लिखो, ग्लाइकोसूरिया, GLYCOSURIA, यानी ग्लूकोज का आना, यूरिन में ग्लूकोज का आना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है ना। रिस्क फैक्टर हो गए हैं और क्लिनिकल फीचर्स हो गए हैं, ठीक है, और लेवल पता चल गए हैं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना, फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है ना, दोनों के पता चल गए हैं। ठीक है, फिर कल हम पढ़ेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हार्ट अटैक कैसे आता है, क्यों आता है जल्दी जल्दी, क्यों चांसेस रहते हैं उसमें हार्ट अटैक आने के। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस क्यों मोर हो रहते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जिसके जो भी क्वेश्चन है अब वो पूछे। एक है कि क्लास के बीच में कोई ना बोले, फिर एडिटिंग करने में